जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और इसकी चाल कम हो जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है और इसकी चाल बढ़ जाती है। तो एक ध्यान रख सकते हैं, सघन से विरल में आएगी तो यहाँ से दूर हटेगी। दूसरा अपने आप याद रह जाएगा, अपवर्तन के नियम है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात स्थिर होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू नियतांक होता है, जहाँ म्यू माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है और यह स्नेल का नियम है। अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश का वेग का अनुपात, अपवर्तनांक का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी होता है। अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, सूर्योदय से कुछ पहले 2 मिनट और सूर्योदय के कुछ बाद 2 मिनट तक सूर्य का दिखाई देना, तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, पानी से भरे हुए पात्र व स्विमिंग पूल के पेंदे का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देना, कांच की पट्टिका में से देखने पर अक्षरों का उभरा हुआ दिखाई देना, पानी से भरे हुए टब या बिकर में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, महासागरों में मछलियों का बड़ा दिखाई देना, पानी रखी पेंसिल का टेढ़ा, पानी में रखी पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। क्रांतिक कोण है हमारे पास यहाँ से, अपवर्तन कोण का मान r बराबर 90 डिग्री और प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। अपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहते हैं किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारने पर यह मूल रंगों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी में विभाजित हो जाती है। यह वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इन 7 पट्टिकाओं का माध्य रंग पीला माना जाता है। लाल रंग का वर्ण विक्षेपण न्यूनतम होता है और बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण मैक्सिमम होता है। इंद्रधनुष का बनना निम्न घटनाओं पर आधारित, एक तो वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और बहुल परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में ही बनता है, अतः सुबह के समय यह पश्चिम में तथा शाम के समय यह पूर्व में बनता है। दोपहर में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात आई समानुपाती 1/λ⁴। यही कारण है कि लाल रंग अधिकतम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन व न्यूनतम तथा बैंगनी रंग कम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन अधिकतम करता है। प्रकीर्णन की घटना पर आधारित घटनाएं, आकाश का नीला दिखाई देना, खतरे के संकेतों का लाल रंग का होना, वायुमंडल की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष या आकाश का काला दिखाई देना, उदय तथा अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना, बादलों का सफेद दिखाई देना, महासागरों का नीला दिखाई देना। उत्तल लेंस है, यह किनारों से पतला व बीच में से मोटा होता है। अपवर्तन के पश्चात किनारों को एक बिंदु पर फोकसित करते हैं, इसे आभासी लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस ये किनारों से मोटा व बीच से पतला होता है। अपवर्तन के पश्चात समांतर किरणों को अपसारित कर देता है। यह अपसारी प्रकृति का होता है। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस में अगर बिंब अनंत पे होगा, प्रतिबिंब फोकस f2 पे बनेगा और वास्तविक उल्टा बनेगा, बिंदुवत बनेगा, अर्थात अत्यंत छोटा बनेगा। अनंत और 2f के बीच में होगा, अनंत 2f के बीच में होगा तो f2 है, 2f2 के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा, छोटा होगा। 2f1 पर होगा तो 2f2 पर बनेगा यहाँ से, और यह वास्तविक व उल्टा बनेगा और बराबर आकार का बनेगा। 2f1 व f1 के बीच का होगा तो 2f2 व अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा, बिंब से बड़ा होगा। f1 पर होगा तो अनंत पर बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा, अत्यधिक आवर्धित या अत्यधिक बड़ा होगा। f1 पर होगा वह प्रकाशिकी के केंद्र के बीच में होगा तो लेंस के किसी उसी तरफ बनेगा, बिंब की तरफ, जहाँ बिंब है आभासी सीधा होगा और बिंब से बड़ा होगा। अवतल लेंस में बनेगा अगर बिंब की आकृति बिंब अनंत पर है तो f2 पर बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, अत्यंत छोटा व बिंदुवत बनेगा। अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच में है तो f2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा, आभासी सीधा और बिंब से छोटा बनेगा। लेंस की शक्ति पावर, इसका मात्रक है हमारे पास। लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की पावर कहते हैं। लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, p = 1/f। यदि फोकस दूरी मीटर में है तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अतः क्षमता धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः क्षमता भी ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा आदि प्रकाशिकों यंत्रों के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आंख कान की बीमारी में परीक्षण में
परीक्षण में डॉक्टर इसी लेंस का उपयोग करते हैं। घड़ियों को ठीक करने व छोटे छोटे कलपुर्जों की मरम्मत करने घड़ी साज के लिए इस लेंस का उपयोग होता है। घड़ी के छोटे पेज को ढूंढने के लिए हम प्रतिबिंब बड़ा करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दृष्टि दोष, एक तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में वस्तु निकट की साफ दिखाई देती है, दूर की धुंधली दिखाई देती है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बनता है, दूर बिंदु पास आ जाता है। निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट का साफ दिखाई देता है, दूर का नहीं देता है, इसलिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चश्मे का नंबर में ऋणात्मक, चश्मे का नंबर नेगेटिव होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती। प्रतिबिंब उसमें रेटिना के पहले था, इसमें रेटिना के पीछे बनता है। निकट बिंदु दूर हो जाता है। निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चश्मे का नंबर पॉजिटिव में आता है। जरा दृष्टि दोष, यह दोष आयु बढ़ने के साथ बढ़ता है। आयु बढ़ने के साथ होता है। नेत्र की सामंजस्य क्षमता कम होती है, न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना दूर की स्पष्ट दिखाई देती है। निवारण हेतु द्विफोकल लेंस का बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका ऊपरी भाग अवतल का और निचले भाग उत्तल का होता है। दृष्टि वैराम्य दोष, यह रोग कॉर्निया की गोलाई व अनियमितता के कारण होता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। मोतियाबिंद, आयु बढ़ने से नेत्र लेंस की परावर्तिता पारदर्शिता खत्म होने लगती है, उसका लचीलापन कम होने लगता है। इस कारण यह प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। इसके इलाज हेतु मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस दिया जाता है, जिसे इंट्रा ऑक्यूलर लेंस कहते हैं। मानव नेत्र की दृक् तंत्रिका कोशिकाओं में श्लाकाओं में शंकुओं की उपस्थिति में शंकु कोशिका यह रंग दिखाने में सहायक होती है, दिन में दिखाने में सहायक होती है, तीव्र प्रकाश में दिखाने में सहायक होती है। श्लाका कोशिका यह रात्रि में दिखाने में सहायक होती है, मंद प्रकाश में दिखाने में सहायक होती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है इसका। पेरिस्कोप या परिदर्शी और कैलिडोस्कोप यानी बहुमूर्तिदर्शी, यह परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। यह बहुल परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें 2 समतल दर्पण का उपयोग होता है, इसमें 3 समतल दर्पण का उपयोग होता है। पानी के अंदर डूबी हुई पनडुब्बी के बाहर का दृश्य देखने पर पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है, और छोटे रंगीन टुकड़ों को बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों के खिलौनों को देखने के लिए कैलिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम ठोस, द्रव व गैस की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। इसे परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन व व्यतिकरण संभव है, जबकि इनका ध्रुवण संभव नहीं है। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि तरंग का वेग भिन्न भिन्न होता है। मतलब यहाँ से हमारे पास ठोस में मैक्सिमम होगा, फिर द्रव में, फिर गैस में। वेग इनका ठोस, द्रव, गैस गिरते हुए क्रम में है। ध्वनि तरंग निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। यहाँ से इनके वेग तो हमने देख ही लिए, और इन वेग का क्रम आएगा एल्यूमिनियम, निकल, स्टील, लोहा, पित्तल, कांच। गिरते हुए क्रम में आएंगे एल्यूमिनियम, निकल, स्टील, लोहा, पित्तल, कांच। एल्यूमिनियम, निकल, स्टील, लोहा, पित्तल, कांच है यहाँ से। और जल में आएगा, यहाँ से द्रवों में अगर देखें तो समुद्री जल, आसुत जल, एथेनॉल, मेथेनॉल। समुद्री जल, आसुत जल, एथेनॉल, मेथेनॉल, इनमें गिरते हुए क्रम में आएगा। और ध्वनि में अगर देखेंगे, गैस मतलब गैसों में अगर ध्वनि की तरंगे देखेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, वायु, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन, हीलियम, वायु, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन, हीलियम, वायु, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। आवृत्ति, माध्यम में उपस्थित किसी कण के प्रति सेकंड की गई कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहेंगे। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स होता है। तरंग दैर्घ्य 2 क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के मध्य की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। आवृतकाल, माध्यम में उपस्थित किसी कण में एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय आवृतकाल है। आवृतकाल T बराबर 1/f होगा। आयाम, माध्य स्थिति के माध्यम से विक्षोभ का अधिक विस्थापन आयाम कहलाता है। आयाम का मात्रक मीटर है। तरंग दैर्घ्य, वह वेग जिसमें माध्यम में संपीड़न या विरलन गति करते हैं। माध्यम में संपीड़न या विरलन गति करते हैं, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। 1 सेकंड में तरंग के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी तरंग वेग है। तरंग वेग दूरी बट्टे समय है। v बराबर λ/t है। ध्वनि के लक्षण है प्रबलता, तारत्व, गुणता। प्रबलता, तारत्व, गुणता। प्रबलता, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के समानुपाती होती है, और अर्थात प्रबलता समानुपाती तीव्रता। ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात प्रबलता समानुपाती आयाम स्क्वायर। सिर की दहाड़ की प्रबलता अधिक व मच्छर की भिनभिनाहट की प्रबलता कम होती है।
तारत्व ध्वनि के वह लक्षण जिसके कारण उसे तीक्ष्ण या बारीक या मोटी कहते हैं, ध्वनि का तारत्व कहलाता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति के समानुपाती होता है। तारत्व समानुपाती आवृत्ति व तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। शेर की दहाड़ से उत्पन्न ध्वनि का तारत्व कम, जबकि मच्छर की भिनभिनाहट से उत्पन्न ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। स्त्रियां व बच्चों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, जबकि पुरुषों की ध्वनि का तारत्व कम होता है। ध्वनि गुणता ध्वनि का वह लक्षण जो हमें समान तीव्रता व समान आवृत्ति ध्वनि की ध्वनियों में भेद करना बताता है, गुणता कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता प्रति सेकंड इकाई से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, जूल प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, वॉट मीटर स्क्वायर है। ध्वनि तरंगों की वर्गीकरण आवृत्ति परास के आधार पर ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण। अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य। अपश्रव्य, श्रव्य व पराश्रव्य है। अपश्रव्य में आएंगी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य सुन नहीं सकते। ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्कापिंडों इत्यादि अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है। व्हेल तथा हाथी अपश्रव्य परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य के कानों द्वारा सुना नहीं जा सकता, परंतु कुछ जानवर, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इन्हें सुन सकते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे अथवा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलोहर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, परंतु जैसे जैसे व्यक्तियों की आयु बढ़ती है, कान उच्च आवृत्तियों की कम सुग्राही होते जाते हैं। राइनोसिस गैंडा 5 हर्ट्ज की आवृत्ति की अपश्रव्य तरंगों का उपयोग करके संपर्क स्थापित कर सकता है। डॉल्फिन, चमगादड़, पॉरपाइज तथा चूहे पराध्वनि का उत्पन्न करने में सक्षम है। सोनार और रेडार, इनकी खोजकर्ता पॉल लेग्विन है। सोनार का है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। समुद्र के किसी पिंड या पनडुब्बी की दूरी, चाल व दिशा का निर्धारण इसकी सहायता से करते हैं। रेडार, इसके खोजकर्ता टेडर व लियो यंग है। रेडार का फुल फॉर्म होगा रेडियो डिटेक्टिंग व रेंजिंग। रेडार में रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। रेडार की सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग वायुयान या दूर की वस्तुओं की दूरी, चाल व दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। यह कोहरा, वर्षा, अंधेरा, हिमताप, धुंध आदि को प्रभावित करते रहते हैं। पराध्वनि तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने, पानी के अंदर नौवहन में पनडुब्बियों द्वारा सोनार का उपकरण किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक से उत्पन्न दरारों तथा अन्य दोषों को पता लगाने में होता है। कीमती कपड़ों, वायुयानों, घड़ियों के पुर्जों से धूल हटाने में, कल कारखानों में चिमनियों में कालिख हटाने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, कीड़ों को नष्ट करने में, छिपी वस्तुओं की खोज करने में। पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में भी पराध्वनि का उपयोग होता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी की बारीक कणों को तोड़ने में किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों तथा उनकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में होता है। चमगादड़ अंधेरे में भोजन को खोजने के लिए उड़ते हैं। वे पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करके परावर्तन के बाद संचोचन करते हैं। ध्वनि का वेग ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। V समानुपाती √T। और नेक्स्ट है वी टी इक्वल्स टू 332 प्लस 0.61 डिग्री सेंटीग्रेड 0.61 T डिग्री सेंटीग्रेड मीटर पर सेकेंड। 332 प्लस 0.6 T डिग्री सेंटीग्रेड मीटर पर सेकेंड आएगा। ध्वनि ताप पर ध्वनि की चाल, नियत ताप पर ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब को दुगुना करने पर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु ध्वनि वेग से 332 मीटर पर सेकेंड ही रहता है। प्रतिध्वनि स्पष्ट व प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतराल अवश्य होना चाहिए। वायु की प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत से परावर्तक लगभग 7.5 मीटर दूरी पर होना चाहिए। पानी की प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत का परावर्तक से लगभग 75 मीटर दूरी पर होना चाहिए। ध्वनि को बार बार परावर्तित करने के लिए हमें से एक से अधिक प्रतिध्वनियां भी सुनाई दे सकती है। शोर
शोर में आएगा यहाँ से कानों के को अप्रिय लगने वाली ध्वनि शोर है। न्यूनतम प्रबलता 0 dB है। श्वास की प्रबलता 10 dB है। धीमी बातचीत की प्रबलता 20 से 30 dB है। सामान्य बातचीत कर्णप्रिय की प्रबलता 50 dB है। सामान्य संगीत की प्रबलता 50 से 60 dB और शोर की प्रबलता 80 dB से ऊपर है।